नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 होने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप सारा क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आज देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर बर्मा में निर्वासित कर दिया था। तो ये आपको बताना है किसको निर्वासित कर दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को आपका क्या कर दिया था, ये आपका पकड़कर बर्मा भेज दिया गया था। आइए इसका डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अंतिम मुगल कौन था आपका? अंतिम मुगल सम्राट था कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और आगे कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान को भारत का सम्राट घोषित किया गया। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका अंग्रेज़ों द्वारा विद्रोह को दबा दिए जाने के बाद मुकदमा चला गया और उन्हें परिवार के साथ बर्मा म्यांमार यानी कि निर्वासित कर दिया गया। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बेगम हजरत महल अवध लखनऊ अंग्रेजी प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से आपका क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद यानी कि सॉरी, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था पहले। आइए इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया है, जैसे इससे पहले आपका कौन सा अनुच्छेद में था? ये अनुच्छेद 31 के तहत आपका निजी का संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में हुआ करता था और इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका हटा दिया गया। और कहाँ पर इसको हटाने के बाद इसको कहाँ पर रखा स्थान दिया गया? तो इसको अनुच्छेद 300 का 1 के तहत आपका संवैधानिक अनुच्छेद बनाया गया। 300 का 1 के तहत आपका संवैधानिक अनुच्छेद बनाया गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और इसे 300 का 1 में आपको इसको स्थान दिया गया या रखा गया। तो इसको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं साथियों। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 44वां संविधान संशोधन आपका मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, आपका संपत्ति का अधिकार जो था। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर भागों में भूमि को तैयार करने के रूप में प्रचलित क्या है? प्रचलित क्या नाम है आपका? कर्तन दहन प्रणाली। ये देखिए आपका कर्तन दहन प्रणाली पद्धति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली में आपका कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झूम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का भूमि को तैयार करने के लिए प्रचलित कर्तन दहन प्रणाली है। आइए इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, झूम की खेती। झूम की खेती जिसे क्या बोला जा रहा है कि स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है, मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर? आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। कृषि की इस प्रणाली में भूमि पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है और किसान दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, कुछ क्षेत्रों में वे खेती शैली के रूप में आपका कर्तन दहन प्रणाली की प्रथा का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सीढ़ीदार खेत पहाड़ियों या पहाड़ी किनारे का आपका ढाल बनाकर स्नान छतों को रोप और फसल सीढ़ीदार ढलान बनाई जाती है ताकि फसल उगाने के आपका सपाट उपलब्ध हो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि 1991
में शुरू की गई आपका आर्थिक नीति मुख्य विशेषता क्या था? तो आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता आपको बताना है कब? 1991 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त तो सही हो जाएगा आपका, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका क्या हो जाए आपका उदारीकरण को, इसको क्या बोलते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका जो आर्थिक नीति कार्य में संदर्भित सरकारों का आर्थिक क्षेत्र में करती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिबरलाइजेशन, हाँ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका तीनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल और सही 1991 में ये आपका अपनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार आपका प्रयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो ताम्र युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। आइए इसका डिटेल में देख लेते हैं। ताम्रकाल, तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम आपका ताम्र युग में हुआ था। ताम्र युग यानी पत्थर तांबे का चरण, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अवधि है आपका 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, यह नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का क्या है? संक्रमण युग है। और नवपाषाण युग के बाद कई संस्कृतियाँ थी जिससे धातु मुख्य रूप से तांबे निम्न श्रेणी में कांस्य का उपयोग करना शुरू हो गया है। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में कौन संवैधानिक अधिकार लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो कौन आपका लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संवैधानिक अधिकार लोकसभा में चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान वोट नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महान्यायवादी। आइए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि महान्यायवादी का आपका बारे में जिक्र किया गया है। ये महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में से आपका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों में बैठकर भाग ले सकते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके प्राथमिक वकील होता है कौन? ये महान्यायवादी। और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको? ये महान्यायवादी को। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 76। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ये देखिए इसका कार्यकाल जो होता है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। वह संसद दोनों सदनों में बैठ कर भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन में ये बैठकर भाग ले सकता है लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद में उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, उसके कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें उसका सदस्य के रूप में नाम होता है तो लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं साथियों। आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे भारत का महान्यायाधिकर्ता, आइए देख लेते हैं। जैसे आपका भारत का महान्यायाधिकर्ता भारत का महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। चलिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के कितना में है? अनुच्छेद नंबर 148 में है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG हो जाएगा आपका कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, आपका हो जाएगा कितना में? 148 में। आइए मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और उनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये कार्यकाल आपका सुनिश्चित किया जाता है। किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। और आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वही दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान आपका वेतन और भत्ते मिलते हैं। किसको? ये भारत के निर्वाचन आयुक्त को। तो ये आपको इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट या इसके भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी तट को कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी तट को कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। पूर्वी तट, अच्छा नहीं, सॉरी, भारत का पूर्वी तट के भाग से आपका नहीं जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका मालाबार हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका? मालाबार सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु तट, उत्कल तट, उड़ीसा, तमिलनाडु तट, तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, ये आपका पूर्वी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मालाबार तट हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका पूर्वी भाग में स्थित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बहुत सारा है, इसको नोट डाउन करते चलिए। जैसे पश्चिमी घाट भारत के प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम घाट की कुल लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं 1600 किलोमीटर है। पश्चिम घाट क्षेत्र क्या ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या हमारा, यह भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी जो घाट है ये आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। क्या बोला जा रहा है कि यह भारत राज्यों, जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का तट को तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है हम लोग का पश्चिमी वाला जो क्षेत्र होता है, पश्चिमी घाट किसको किसको टच करता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है भारत के राज्यों से। आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला हम लोग का क्या है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुडी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से? ये पश्चिमी घाट से निकलती है। भारत के प्रमुख जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां। आगे बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट के प्रमुख हिल स्टेशन क्या है? अम्बोली घाट, माथेरान, महाबलेश्वर, पंचनगी और कुद्रेमुख, ये कुछ आपका प्रमुख घाट प्रमुख है। चलिए हिल स्टेशन। आगे पूर्वी घाट पर चर्चा करते हैं साथियों। पूर्वी घाट में क्या है हम लोग का, भारत के पूर्वी तट के स्थित पहाड़ों के एक असंतत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समांतर चलती है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि वे प्रायद्वीपीय भारत की 4 प्रमुख नदियां, जैसे गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी, ये अपरदित और काटी हुई है। जो ये नदियां हैं ये जो भारत का पूर्वी तट है, भारत का पूर्वी तट जो है आपका ये 4 नदियां द्वारा आपका काटी गई है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा आपका ये पूर्वी तट को काटी गई है। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ जैसे कि आप सेवराई पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, पालकोटा, ये कुछ आपका महेंद्रगिरी, ये कुछ आपका प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। कहाँ? आपका पूर्वी घाट पर। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट पर चर्चा करते हैं। यह पूर्वी तमिलनाडु राज्य के क्या है? तटीय मैदान है। कोरोमंडल जो तट है ये आपका पूर्वी तमिलनाडु कोरोमंडल तट, जिसको हम लोग इससे पहले जब पढ़े हैं ऑप्शन में, तो कोरोमंडल तट पूर्वी तमिलनाडु राज्य का तटीय मैदान है। उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आपका कावेरी डेल्टा और पश्चिम में आपका पूर्वी घाट से घिरा है। कौन? ये कोरोमंडल तट। लगभग कितना किलोमीटर पर फैला है? तो ये आपका 22,800 किलोमीटर पर फैला हुआ आपका कोरोमंडल तट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका नॉर्थ कोस्ट कहाँ है, ये ईस्ट कोस्ट ये है आपका, ईस्टर्न घाट यह है, अंडमान निकोबार यहाँ है आपका,
फिर कोरोमंडल तट, ये आपका कोरोमंडल तट है, देख सकते हैं, जो आपका तमिलनाडु के अगला वाला भाग पर है। मालाबार तट कहाँ है साथियों? मालाबार तट हम लोग का इधर है, जो पश्चिम की ओर देख सकते हैं और लक्षद्वीप यहाँ पर है। फिर आपका वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, आपका पश्चिमी घाट जिसको बोला जाता है। और क्या है, कोंकण तट यहाँ पर है आपका, कर्नाटक गोवा वाला। और गुजरात क्या है, कोस्ट यहाँ पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मैप के थ्रू। आइए आगे कुछ यहाँ पर तटीय क्षेत्र के बारे में, जैसे भारत का तटीय मैदान, जैसे गुजरात से मुंबई के तट को क्या कहा जाता है? गुजरात से मुंबई के तट को आपका कठियावाड़ा वाला तट कहा जाता है। गुजरात से मुंबई वाला तट को कठियावाड़ा वाला तट। और मुंबई से गोवा का तट को कोंकण तट कहा जाता है। मुंबई से गोवा का तट को कोंकण तट कहा जाता है। मलाबार तट मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मलाबार तट जो है आपका केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। यह महाराष्ट्र के राज्य दक्षिण भाग में फैली हुई है। गोवा राज्य से गुजरती है और केरल राज्य में पूरी लंबाई के साथ यह मलाबार तट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो बोला जाएगा आपका दक्षिण भाग में, आपका केरल में मुख्य रूप से स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी राज्य संस्थाओं के चुनाव जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, पंचायती राज जो है आपका कौन से संस्थाओं के द्वारा चुनाव होता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा आपका जो पंचायती राज्य जो संस्था है वह चुनाव किया जाता है, पंचायती वाला। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे अनुच्छेद महात्मा गांधी के अनुसार आपका गाँव की दशा सुधारने के लिए देश के हर प्रकार में आयोजन बना। अनुच्छेद 40 में आपका 40 के तहत गांधी जी के द्वारा आपका कल्पना ग्राम पंचायत का संगठन कितना में है? अनुच्छेद 40 में है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में कितना? 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो देश का ग्राम का विकास कार्य को सौंपता है। आइए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य चुनाव आयोग से संबंधित हम लोग का अनुच्छेद जो है 243 यानी कि 243 का कॉम में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है, जो कि राज्य चुनाव आयोग मिलकर राज्य चुनाव आयोग को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्त को, राज्य के चुनाव आयुक्त को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संविधान के भाग कितना में साथियों? संविधान के भाग 9 के तहत आपका अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताता है। कितना? आपका 243 के, और भाग कितना हो जाएगा? भाग आपका 9 हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के, क्या बोला जा रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर ही उन्हें कार्यकाल से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य उच्च न्यायालय। आगे क्या बोला जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल भी होता है हमारा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो कि आपका चुनाव आयुक्त का भी कार्यकाल सेम होता है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो कौन सा महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा फूलदेई हो जाएगा सही उत्तर, जो कि महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि फूलदेई महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक फसल का महोत्सव है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना कि फसल का महोत्सव जो है फूलदेई आपका कहाँ मनाया जाता है? पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में। फूलदेई एक शुभ लोक महोत्सव है। क्या है? शुभ लोक महोत्सव है, जो कब मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु के आगमन के लिए आपका मनाया जाता है, आगमन के स्वागत के लिए मनाया जाता है। यह महोत्सव हिंदू माह के चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू माह के अनुसार जो चैत्र वैशाख जो होता है उसका पहले दिन मनाया जाता है, चैत्र के पहले दिन। इस महोत्सव के दौरान युवा लड़कियां एक साथ इकट्ठा होती है और अपने गांव कस्बे चावल गुड़ नारियल हरी ये जो है आपका थाली लेकर अपने गीत गाती है।
आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हम लोग का जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जो प्रमुख महोत्सव है यहाँ पर नुआखाई, कहाँ, पश्चिमी उड़ीसा फसल का महोत्सव है यह नुआखाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विशु जो है केरल के नए साल के महोत्सव है, कौन, ये विशु। और ढोल यात्रा आपका पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले रंगों का क्या है, महोत्सव है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो स्लाइड है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको ध्यान रखना। नुआखाई पूछा जाएगा तो पश्चिमी उड़ीसा, विशु हो जाएगा केरल नए साल का महोत्सव, ढोल यात्रा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला रंगों का महोत्सव। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका नियुक्ति करता है हमारा भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसका, संघ लोक सेवा आयोग का, यानी कि यूपीएससी जो होता है तो उसी का। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति करता है, कौन, भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 10 आपका सदस्य होते हैं। प्रत्येक 6 वर्ष कार्यकाल होता है। प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है उसका जो सदस्य होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है या 65 साल होता है। जो भी पहले हम लोग का पूरा हो जाएगा उसके अनुसार ये देखा जाता है। सदस्यों को संविधान में प्रदान की गई आपका प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा, यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, संविधान में प्रदान की गई प्रक्रिया के बाद। आइए कुछ आगे हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो भारत में प्रमुख केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया जो कराता है, यानी कि आईएएस का जो तैयारी वगैरह कराता है, आईएएस जो ऑफिसर बनते हैं, जैसे कि यह अखिल भारतीय सेवा के लिए भर्ती और परीक्षा आयोजित कराता है। किसके, अखिल भारतीय सेवा। और क्या बोला जा रहा है कि यह 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। कब, 1926 को। ये डेट भी आपको महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना कि कब स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा 1926 को लोक सेवा आयोग का स्थापित हुआ था। और ये अधिनियम भारत सरकार अधिनियम यह 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। कब, 1935 में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इनका नाम संघ लोक सेवा आयोग रखा गया। स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग का नाम रखा गया है। और उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे भारत का संविधान भाग 14 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग का भाग 14। और यह एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जिक्र जो है आपका भारत के संविधान में किया गया है। आइए देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद कितना से कितना, अनुच्छेद आपका 315 से लेकर आपका 323 के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। प्रत्येक का अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 315 के तहत केंद्र राज्य के लिए लोक सेवा आयोग कितना में, 315 के तहत। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं एक बार आपका। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि 323 में लोक सेवा आयोग की सूचना यहाँ पर कितना में, 323 के तहत। तो वर्तमान में हम लोग का अध्यक्ष कौन है, आपका यूपीएससी का 2023 के तहत आपका मनोज सोनी अध्यक्ष। अब यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है कि अभी जो है आपका चेंज हुआ है शायद, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन बना है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महाराणा कुंभा ने देश को हरा था। हाँ यहाँ पर देश होगा, को हराया और चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने किसको हराया और चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद खिलजी हो जाएगा शायद इसका सही उत्तर। आइए देख लेते हैं थोड़ा। हाँ मोहम्मद खिलजी को हराया था इसको किसने, राणा कुंभा ने, और चित्तौड़ में जो है आपका
क्या बनाया, चित्तौड़ में आपका एक विजय स्तंभ को बनाया है। आइए डिटेल में देख लेते हैं साथियों। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और यहाँ पर देख सकते हैं चित्तौड़ के किले में स्थित आपका विजय स्तंभ कब से कब तक 1440 से लेकर 48 के बीच में महाराणा कुंभा यानी कि मेवाड़ के राजा के द्वारा बनाया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग का क्या है, आइए देख लेते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है, ये आपको बताना है। मेघालय में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो मेघालय में हो जाएगा आपका पन्ना। कहाँ है, पन्ना हम लोग का मध्य प्रदेश। सिमलीपाल हो जाएगा आपका कहाँ, सिमलीपाल उड़ीसा। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका आसाम हो जाएगा। बचा क्या, नोकरेक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा नोकरेक। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, जो जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं साथियों। नोकरेक देख सकते हैं भारत में कितना है आपका 18 जैव रिजर्व है, जो कि आपको प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्र रक्षा करते हैं। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र की सूची यहाँ पर नीचे दी गई है, जैसे कि यहाँ पर जो 18 है, 18 का अलग अलग, जैसे कि शीतल मरुस्थल कहाँ है, ये आपका जैव आरक्षित क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपका रेगुलर बेसिस पर एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है हमारा, पहला है आपका शीत मरुस्थल। कहाँ है, शीत मरुस्थल हमारा है हिमाचल में। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। क्या है उसके बाद खंग चेंदगोजा, ये कहाँ है, सिक्किम में है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डिब्रू सैखोवा असम में है। नोकरेक मेघालय, ये हम लोग को पूछा गया है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। उसके बाद अचान कमर अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अचान कमर और अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कच्छ गुजरात में। सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। आइए आगे देखते हैं। सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। शेषचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला क्या है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में। मन्नार की खड़ी तमिलनाडु में है। अगस्त्य मल्ला हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। और ग्रेट निकोबर अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पौधे और जानवरों के संरक्षण के लिए आपका संरक्षित क्षेत्र या उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। 18 जैव आरक्षित क्षेत्र में से 10 को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कितने को, ये 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन कौन, ये देख सकते हैं, जैसे सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानकमर, ये आपका। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। सॉरी, उदारीकरण जब हुआ उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। तो उस समय प्रधानमंत्री हमारा था नरसिंह राव। आपका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह राव। जब आपका 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपका कौन सा, ये आपको बता, 3 निजीकरण, वैश्वीकरण और एक क्या था, वो हम लोग का 3 जो है उसको लागू किया गया। कब, आपका 1991 में। आइए यहाँ पर देख सकते हैं उस समय आपका कौन था, नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर का, 9वें नंबर का प्रधानमंत्री थे और 1991 से 1996 के बीच में रहे थे। आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। किसको, ये किसको, आपका नरसिंह राव को।
पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी की जोड़ी ने, हाँ देखिए, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने 1991 का आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया और भारत को आर्थिक संकट से बचाया था। कब? 1991 में। इनके नेतृत्व में भारत में एलपीजी सुधार यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, हाँ साथियों ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए उनके नेतृत्व में जो भारत के एलपीजी यानी कि जिसको बोला जाता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो ये आपका तीन जो है, ये तीन जो आपका जो सिद्धांत है ये इसको लागू किया गया था। उनके आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। आर्थिक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कि आर्थिक उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था में किसी भी रुकावट या प्रतिबंध को समाप्त करना। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत माना जाता है। और उसके आगे क्या है आपका? 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे। हाँ, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के वित्त मंत्री आपका मनमोहन सिंह जी थे आपका 1991 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री आपका पीवी नरसिंह राव थे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बताना। तो 1931 में जो है कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते थे? तो ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल जी। सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। और लाहौर अधिवेशन 1929 में अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका जो पूर्ण स्वराज का मांग किया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सरदार पटेल जी थे। उस समय कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कब 26-31 मार्च 1931 तक चला। मौलिक अधिकार प्रस्ताव और आर्थिक कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए थे। क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव और आर्थिक कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए थे। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों यहाँ पर। हाँ, आगे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बैठक के दौरान गांधी इरविन समझौता, जिसे आपका दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इस बैठक में 6 दिन के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी भी दी गई थी। इस बैठक से 6 दिन पहले, अच्छा, इस बैठक से 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। आइए आगे देखिए साथियों, आगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ चलिए, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। किसको? ये आप इम्पोर्टेंट है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपको बताना है। जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर हमारा अनंत वर्मन गंग के द्वारा आपका बनाया गया था। किसको? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये अनंत वर्मन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगवंश के द्वारा, आपका गंगवंश के शासक कौन थे? अनंत वर्मन के द्वारा आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। पुरी में कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में स्थित है। सबसे प्रतिष्ठित वैष्णव स्थलों में से एक है। कौन? आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि अभी क्या बोला जा रहा है कि अभी भी उपयोग में आने वाले सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से आपका एक है। मुख्य मंदिर 10वीं शताब्दी में क्या है? चोड़ गंगवंश के एक मुख्य मंदिर अनंत वर्मन के द्वारा आपका तैयार किया गया था, यानी कि बनवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका चोड़गंग या
पूर्वी गंगवंश चोड़वंश या फिर पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा आपका तैयार किया गया था। कौन? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अनंत वर्मन क्या है? अनंत वर्मन गंग, यहाँ पर देख लीजिए 1076 ईस्वी में त्रिकालिंगधिपति 3 कलिंग शासक यहाँ पर चलिए कलिंग उचित हाँ उड़ीसा के पूरी प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और सवाई जयसिंह के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर जैसे अजमेर राज्य के राजपूत शासक थे और इन्होंने क्या किया था। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नरसिंह देव प्रथम के बारे में देख लेते हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रानी अहिल्याबाई इंदौर में दक्षिण नर्मदा नदी के महेश्वर ली थी। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति के दौरान उनको कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का जब गिरावट हो जाता है तो उस समय जो पेशेंट होता है उसको कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन दिया जाता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन दिया जाता है पीड़ित जो पेशेंट होता है, व्यक्ति होता है। आइए रक्त को हाँ यहाँ पर देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रक्त को धमनियों और सिराओं पर रक्त द्वारा लाए गए दाब के रूप में संदर्भित किया जाता है। रक्त को धमनियों और सिरा पर रक्त द्वारा लाए गए दाब को संदर्भित किया जाता है। रक्त दाब में अधिक गिरावट से पीड़ित व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? ये आपका एड्रेनलिन दिया जाता है हार्मोन। यह एक क्या है? आपातकालीन हार्मोन है। क्या है? एक आपातकालीन हार्मोन है जो अधिवृक्क मध्यांश द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? अधिवृक्क मध्यांश द्वारा स्रावित होता है, यानी कि किडनी के ऊपरी भाग से स्रावित होता है। आइए स्पष्टीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका अधिवृक्क अंतस्थान हार्मोन यानी कि एड्रेनलिन क्या है? नार एड्रेनलिन। चलिए हाँ एड्रेनलिन हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। और हृदय हद निकास को भी क्या करता है? हद निकास को भी बढ़ाता है, जिससे रक्तदाब क्या है? बढ़ जाता है। हृदय संकुचन की प्रबलता, श्वसन दर और उपापचय की दर को भी बढ़ाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हृदय संकुचन की प्रबलता को भी बढ़ाता है, श्वसन दर को भी बढ़ाता है और उपापचय दर जो है आपका इसको भी यानी कि मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। कौन? ये एड्रेनलिन हार्मोन। आइए आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख सकते हैं, जैसे कि आपका इंसुलिन का कार्य क्या है आइए देख लेते हैं। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अंगनाशय के लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस के आइलेट बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। कौन? ये इंसुलिन जो आपका पेप्टाइड हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? यह अंगनाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज समस्थापन के विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके लिए? आपका ये ग्लूकोज के समस्थापन के विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका इंसुलिन। और आगे देख लेते हैं जैसे थायरॉक्सिन आपका T4 यानी कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह आधारीय उपापचय दर को भी नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय को भी नियंत्रित करता है। और आगे देख लेते हैं हम लोग का जो वेसोप्रेसिन है। वेसोप्रेसिन का क्या काम है? तो यह हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है। किसके द्वारा? आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा संश्लेषित होता है और पश्च पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफिसिस द्वारा स्रावित होता है। कहाँ? न्यूरो हाइपोफिसिस के द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से वृक्क पर कार्य करता है। कहाँ पर? यह किडनी पर कार्य करता है और DCT द्वारा जल और इलेक्ट्रोलाइट को पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है। यह आपका वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। कौन? ये आपका वेसोप्रेसिन। आइए
अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर देश द्वितीय समूह को आपको मान्यता नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय जनगणना के अंतर्गत हम लोग का नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका जातीय जनगणना अब तक नहीं होता है, बाकी जनजातीय, धार्मिक और अनुसूचित ये आपका होता है और जातीय आपका नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपका जातीय नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची का विचार है देश के संविधान से लिया गया है। तो संविधान को कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है पूछा जाएगा, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है, उसके बाद आपका व्यापक स्वतंत्रता वाणिज्य। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सा देश से आपका कौन कौन सा चीज़ को लिया गया है। तो आइए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह भी इम्पोर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कहाँ से? ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो एक मजबूत केंद्र के साथ आपका संघ होगा कनाडा से, और उसका केंद्र अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण भी कनाडा से। केंद्र और राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से? तो ये भी कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र, ये भी कनाडा से। आयरलैंड से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो साथियों आयरलैंड से हमारा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव का जो विधि है वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का क्या है? जापान से क्या लिया गया? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? ये जापान से। और रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। प्रस्तावना का न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के संदर्भ में, ये भी आपका रूस से लिया गया है। और यूके से क्या लिया गया है? तो संसद, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग का ये स्लाइड आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको काफ़ी ध्यान से देखना है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, व्यवहारिक लेखन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन भी कहाँ से? यूके से लिया गया है, तो ये भी देख लीजिए। और आगे हम लोग का यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो यूएसए से हमारा मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाने का जो प्रक्रिया है। और उपाध्यक्ष का पद जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी कहाँ से? आपका दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से क्या है साथियों? फ्रांस से आपका गणतंत्र से, प्रस्तावना में स्वतंत्र और समानता का बंधुत्व भी कहाँ? ये आपका फ्रांस से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे कुछ दिया है। हाँ, इस प्रकार से हम लोग का प्यारे साथियों आज का जो क्लास है, यह क्लास हमारा समाप्त होता है यहीं पर। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें साथियों। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।